सभी विद्या प्रेमियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सबके समझ जो है हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस तथा एलटी ग्रेड इत्यादि परीक्षाओं की जो भी छात्र या छात्रा तैयारी कर रहे हैं उनसे संबंधित आज हम 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी श्रृंखला लेके आए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इसका पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसका साहित्य इतिहास ग्रंथ है? हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसका साहित्य इतिहास ग्रंथ है? लक्ष्मी सागर वर्षे का है या फिर नंद दुलारे वाजपेयी का है या फिर डॉक्टर इंद्र नाथ मदान का है या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है? तो बताइए आप लोग, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास किसका साहित्य इतिहास ग्रंथ है? तो हिंदी भाषा और साहित्य का विकास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का इतिहास ग्रंथ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हरिशेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों का उल्लेख किया है। इनमें से कौन एक कवि जो एक नहीं शामिल थे वह कौन है, उसे हमें बताना है। जो इंदु नहीं है या फिर चतुर्मुख नहीं है या फिर स्वयंभू नहीं है या फिर पुष्यदंत नहीं है। बताइए आप लोग, हरिशेन ने धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवियों जो शामिल हैं उनमें से कौन एक नहीं थे, वह थे जो इंदु। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? बताए आप लोग, इनमें से कौन सी एक जो है लिपि नहीं है? अरबी नहीं है, गुरुमुखी नहीं है, देवनागरी नहीं है या फिर अंग्रेजी नहीं है। तो लिपि जो है वह है अरबी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है और देवनागरी लिपि है, जबकि अंग्रेजी लिपि नहीं है बल्कि भाषा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? बताइए आप लोग, हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है? हामी सामी परिवार की भाषा है या फिर भारोपी परिवार की भाषा है या फिर काकेसी परिवार की भाषा है या फिर पापुई परिवार की भाषा है? तो बताइए आप लोग, हिंदी जो है किस परिवार की भाषा है? तो हिंदी जो है भारोपी परिवार की भाषा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है। बताइए आप लोग, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है दार्शनिक है या फिर वर्ग चेतना प्रधान है या फिर व्यक्तित्व यथार्थ है या फिर यथास्थितवादी है? बताइए आप लोग, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है तो प्रगतिवादी काव्य सृष्टि जो है वह है वर्ग चेतना प्रधान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? बताइए आप लोग, सत्यार्थ प्रकाश जो है किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की रचना है या फिर स्वामी श्रद्धानंद की रचना है या फिर स्वामी विवेकानंद की रचना है या फिर केशवचंद्र सेन की रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नंददास के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है, उसे हमें बताना है। ऑप्शन ए है, ये गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे। तो नंददास जो है गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, यह कथन जो है सही है। अष्टछाप के कवियों में वे ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए, तो यह कथन जो है नंददास के विषय में सही नहीं है। रसमंजरी नायक नायिका भेद से संबंधित रचना है, यह भी कथन सही है। उनकी सर्वोत्कृष्ट रचनाएं राजपंचाध्यायी और भंवर गीत है, यह भी कथन सही है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नंददास जो है अष्टछाप के कवियों में ही सर्वाधिक प्रसिद्ध नहीं हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है? वियोग रस या फिर करुण रस या फिर शांत रस या फिर अद्भुत रस? तो कबीर की उलटवासियों में जो है अद्भुत रस प्रमुख है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को कहा था? बताइए आप लोग, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को कहा था? संस्कृत कहा था या फिर अवहट्ट कहा था या फिर
प्राकृत कहा था या फिर ब्रजभाषा कहा था? तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अवधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना है? बताइए आप लोग, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अवधी भाषा का प्रथम कवि किसे माने हैं? अमीर खुसरो को, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, या फिर राहुल संकृत्यायन को, या फिर श्याम सुंदर दास को? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अवधी भाषा का प्रथम कवि जो है अमीर खुसरो को माना है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, यह कथन किसका है? बताइए आप लोग, निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास ही थे, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर श्याम सुंदर दास का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र की संत परंपरा के आदि कवि इनमें से कौन है? बताइए आप लोग, महाराष्ट्र की संत परंपरा के आदि कवि कौन हैं? नामदेव हैं, या फिर ज्ञानदेव हैं, या फिर कवि मुकुंदराज हैं, या फिर संत ज्ञानेश्वर हैं? बताइए आप लोग, महाराष्ट्र की संत परंपरा के आदि कवि कौन है? तो आदि कवि जो है कवि मुकुंद राज हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन्होंने जो है सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ पहला काव्य ग्रंथ कौन? विवेक सिंधु लिखा था। किसने? कवि मुकुंद राज ने, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं, यह कथन किसका है? बताइए आप लोग, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, यह कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा का है? तो यह कथन जो है डॉक्टर बच्चन सिंह का है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। तुलसीदास की कौन सी एक रचना ज्योतिष ग्रंथ है? बताइए आप लोग, तुलसीदास की इनमें से कौन सी एक रचना जो है ज्योतिष ग्रंथ है? कवितावली है, या फिर रामाज्ञा प्रश्न है, या फिर जानकी मंगल है, या फिर विनय पत्रिका है? तो तुलसीदास की कौन सी रचना ज्योतिष ग्रंथ है? तो वह है रामाज्ञा प्रश्न, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। वेदांत पारिजात सौरभ किसकी रचना है? बताइए आप लोग, वेदांत पारिजात सौरभ किसकी रचना है? वल्लभाचार्य की है, या फिर चैतन्य महाप्रभु की है, या फिर हित हरिवंश की है, या फिर निम्बारकाचार्य की है? तो वेदांत पारिजात सौरभ किसकी रचना है? तो यह जो है निम्बारकाचार्य की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। फ्रायड के मनोवैज्ञानिक से प्रभावित उपन्यासकार इनमें से कौन है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन एक उपन्यासकार जो है फ्रायड के मनोविज्ञान से प्रभावित हैं? यशपाल हैं, या फिर उपेंद्र नाथ अस्क हैं, या फिर अज्ञेय हैं, या फिर नागार्जुन हैं? तो फ्रायर के मनोविज्ञान से प्रभावित जो उपन्यासकार हैं वह है अज्ञेय, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? बताइए आप लोग, देवकी नंदन खत्री का उपन्यास जो है अनूठी बेगम कब प्रकाशित हुआ? 1905 में, 1906 में, या फिर 1902 में, या फिर 1908 ईस्वी में? तो देवकी नंदन खत्री का उपन्यास अनूठी बेगम जो है 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनका जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास है वह है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, नरेंद्र, मोहिनी, गुप्त गोदना इत्यादि। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। विनय पचासा किसकी रचना है? बताइए आप लोग, विनय पचासा जो है किसकी रचना है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, या फिर कामता प्रसाद गुरु की रचना है, या फिर द्वारका प्रसाद सिंह की रचना है, या फिर केशव दास की रचना है? तो विनय पचासा जो है कामता प्रसाद गुरु का रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कामता प्रसाद गुरु ने इस रचना को जो है ब्रजभाषा में लिखा हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं।
कृष्णायन यह जो रचना है 1943 ईस्वी में लिखा गया था। इस किसकी रचना है बताए आप लोग। कृष्णायन जो है किसकी रचना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, कामता प्रसाद गुरु की रचना है, या फिर द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है, या फिर पंडित रूप नारायण पांडे की रचना है। तो कृष्णायन जो है द्वारका प्रसाद मिश्र की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह जो है कृषि संबंधित प्रबंध काव्य रचना है जो 7 काठों में विभक्त है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किशोरी लाल गोस्वामी ने छोटे बड़े कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? 72 उपन्यास, या फिर 75 उपन्यास, या फिर 60 उपन्यास, या फिर 65 उपन्यास। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है किशोरी लाल गोस्वामी ने छोटे बड़े कुल 65 उपन्यास लिखे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो किशोरी लाल गोस्वामी जो है ऐतिहासिक उपन्यासों के जनक माने जाते हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई किसे कहा जाता है? बताइए आप लोग। बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई जो है किसे कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को, या फिर शिव पूजन सहाय को, या फिर चतुर सेन शास्त्री को, या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र को। तो बुंदेलखंड का चंद्रबरदाई जो है किसे कहा जाता है? वृंदावन लाल वर्मा को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बाबूराव विष्णु पराड़कर इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक थे? बताइए आप लोग। बाबूराव विष्णु पराड़कर जो है इनमें से किस दैनिक पत्र के संपादक थे? दैनिक जागरण, दैनिक आज, अमर उजाला, या फिर हिंदुस्तान। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दैनिक आज पत्र के संपादक थे कौन? बाबूराव विष्णु पराड़कर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह पत्रिका जो है 1920 ईस्वी से बनारस से निकलना प्रारंभ हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक भाषा जो है सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत नहीं आती? गुजराती नहीं आती, या फिर सिंधी नहीं आती, या फिर राजस्थानी नहीं आती, या फिर पश्चिमी हिंदी नहीं आती। तो सौर श्रेणी अपभ्रंश के अंतर्गत गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी आती है, जबकि सिंधी जो है ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इस भाव की अभिव्यक्ति के लिए लोकोक्ति है। बताइए आप लोग। सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इस भाव को व्यक्त करने के लिए इनमें से कौन सी लोकोक्ति है? कंगाली में आटा गीला, या फिर छोटा मुंह बड़ी बात, या फिर चलती का नाम गाड़ी, या फिर चाँद का थूका मुंह पर गिरा। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सज्जन की बुराई से अपना ही अपमान होता है, इस भाव की अभिव्यक्ति के लिए लोकोक्ति है, तो वह है चाँद का थूका मुंह पर गिरा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। किस रचना में कुटनियों का वर्णन किया गया है? बताइए आप लोग। किस रचना में जो है कुटनियों का वर्णन किया गया है? कदाम्बरी में, या फिर मृच्छकटिकम में, या फिर 10 कुमार चरितम में, या फिर रत्नावली में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कुटनियों का वर्णन जो है किस रचना में किया गया है? तो वह किया गया है मृच्छकटिकम में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह किसकी रचना है? तो यह जो है शूद्रक की रचना है। कुटनियों को क्या कहा जाता है? तो कुटनियों को वेश्या कहा जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। भौतिक में मूल शब्द है। बताइए आप लोग। भौतिक में मूल शब्द क्या है? भौती है, या फिर भूत है, या फिर भूता है, या फिर भौत है। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, भौतिक में मूल जो शब्द है वह है भूत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? बताइए आप लोग। इनमें से किस एक शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है? ज्योत्सना की, या फिर श्रृंगार का, या फिर उज्ज्वल का, या फिर अध्यात्म का। तो अध्यात्म, उज्ज्वल और श्रृंगार इसकी वर्तनी जो है शुद्ध है, जबकि ज्योत्सना की वर्तनी शुद्ध नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा? ए सही हो जाएगा। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा? तो ज्योत्सना आधा ता आधा सा अन्ना, ठीक है, ज्योत्सना होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं।
उपनिवेश में स्त्री की लेखिका कौन है? बताइए आप लोग, उपनिवेश में स्त्री के लेखिका कौन है? प्रभा खेतान है, या फिर नासिरा शर्मा है, या फिर क्षमा शर्मा है, या फिर ममता कालिया है? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, उपनिवेश में स्त्री की लेखिका जो है प्रभा खेतान है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार कृत का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ? बताए आप लोग, कामायनी एक पुनर्विचार जो है इस कृत का प्रकाशन जो है किस वर्ष में हुआ? 1959 में, या फिर 1960 में, या फिर 1961 में, या फिर 1962 ईस्वी में? तो कामायनी एक पुनर्विचार कृत का प्रकाशन जो है 1961 ईस्वी में हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कामायनी एक पुनर्विचार जो है गजानन माधव मुक्तिबोध का आलोचनात्मक कृति है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद के विषय में किस दार्शनिक का ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? बताइए आप लोग, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? अस्तित्ववाद का, या फिर मार्क्सवाद का, या फिर मनोविश्लेषणवाद का, या फिर अभिजातवाद का? बताइए आप लोग, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिक वाद का सिद्धांत है? यह जो है मार्क्सवाद का सिद्धांत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, मेरा यह वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।